गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो हमारा चैप्टर जो अभी इस टाइम चल रहा है वो क्या है, हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि माइक्रोब्स का हमारे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में किस तरह से उसको हम यूज़ में लाते हैं। केवल दैनिक जीवन में, घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री लेवल के ऊपर, ठीक है, मेडिसिन के मतलब एज ए मेडिसिन के रूप में, मतलब बहुत सारे मेडिसिन को भी हम माइक्रोब से प्राप्त करते हैं। उसके बाद बायो फर्टिलाइज़र के रूप में, सीवेज के रूप में, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट के रूप में हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। फिर आप लोगों ने पूछा था एससीपी के बारे में, तो देखो एससीपी में आ रहा है सिंगल सेल प्रोटीन, मतलब इसमें हम उन्हीं जीवों को शामिल करेंगे जिनसे कि हमें प्रोटीन, मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जिनके द्वारा हमें प्रोटीन की प्राप्ति हो रही है। सिंगल सेल आ रहा है बेटा, उस शब्द से उसकी डेफिनेशन को निकालने की कोशिश करो। दैट मीन्स वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे और उससे क्या करेंगे, हम प्रोटीन की प्राप्ति करेंगे। जैसे क्या एग्जांपल है, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक सिंगल सेल बैक्टीरिया है, ठीक है, एक सिंगल सेल वो एक बैक्टीरिया है और इसमें प्रोटीन को बनाने की, प्रोटीन को सिंथेसिस करने की, कौन से प्रोटीन जो ह्यूमंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं उन प्रोटीन को बनाने की इसमें क्षमता है। तो अगर हम इसको प्रॉपर, इसको हम ग्रोथ मीडिया दें, प्रॉपर इसको हम न्यूट्रिटिव मीडिया दें, तो क्या होगा, ये आपका जो स्पाइरुलिना जो है वो ग्रो करेगा। जैसे एक सेल से दो सेल, दो से आपका चार, चार से आपका 8, इसी तरह से वो ग्रो करता जाएगा और काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में क्या होगा, हमें मतलब हमें प्रोटीन की प्राप्ति हो जाएगी, जो कि एज ए हेल्थ वाइज भी हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो अंतरिक्ष में आपने 7th चैप्टर 7th क्लास की बुक में है, साइंस की बुक में, कि अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जब जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके पास जो अपना अंतरिक्ष यान होता है उसमें वो स्पाइरुलिना को लेकर जाते हैं, उसको वो वहाँ पे उगाते हैं और उसी को खाते हैं और उसी से अपने मतलब अपने शरीर के सारे पोषक तत्वों को वो प्राप्त करते हैं। केवल स्पाइरुलिना ही नहीं बल्कि क्लोरेला भी, ठीक है, क्लोरेला भी क्या है, एक तरह से एक सूक्ष्म जीवी है, मतलब वो आता है आपका अलगी में आता है, तो उसको भी क्या है वो कि एक एज ए वो एससीपी ही है, मतलब वो भी एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है और उस सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, हम प्रोटीन की प्राप्ति को करते हैं। अब बात आती है मशरूम की। मशरूम जो होता है प्राप्त होता है, वो हमें प्राप्त होता है फंजाई से। बहुत सारे फंजाई आपका सिंगल सेल होते हैं, लेकिन एज ए एगेरिकस अर्थात मशरूम की अगर हम बात करें तो वो सिंगल सेल नहीं है, लेकिन है तो फंजाई भी एक तरह का लोअर ऑर्गेनिज्म में ही तो आता है। तो फंजाई के जो मशरूम होता है उसका नाम बुक में इसलिए दिया हुआ है बिकॉज स्पिरुलिना को सब लोग जानते नहीं हैं, क्लोरेला को सब लोग जानते नहीं हैं, लेकिन मशरूम सभी खाते हैं। मोस्टली हर घर में मशरूम को बनाया जाता है एज ए सैलेड के रूप में, एज ए सब्जी के रूप में, और उसको लोग बहुत अच्छे से खाना लोग पसंद भी करते हैं। तो इसीलिए समझाने के लिए वहाँ पे मशरूम लिखा हुआ है। मशरूम रिच इन प्रोटीन प्रोडक्ट भी है, आप भी वहाँ मशरूम को लिख सकते हो, लेकिन आपको स्पाइरुलिना और क्लोरेला को भी लिखना आपको ज़रूरी है जब आप एससीपी की बात करते हो, जब आप सिंगल सेल प्रोटीन की बात करते हो। आई आपको बात समझ में? इसको आप, मैंने अभी माइक्रोब वाले चैप्टर में इसलिए बताया क्योंकि एज ए है तो ये भी एक तरह से माइक्रोब ही है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स में, वो क्या पढ़ने वाले हैं, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, मतलब घरेलू उत्पादों में किस तरह से हम माइक्रोब का यूज़ करते हैं, किस तरह से हम सूक्ष्म जीवों का यूज़ करते हैं, उसके बारे में आज हमको यहाँ पे सीखने को आपको मिलेगा। तो सभी लोग जानते हैं कर्ड। कर्ड मतलब क्या होता है, दही। दही में सबको पता है, बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो कि दही में कौन सा बैक्टीरिया मौजूद होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, पूरा अगर उसका नाम बोले तो लैक्टोबैसिलस एसिडी नामक जो बैक्टीरिया होता है वो दही में मौजूद होता है, वो दही में पाया जाता है, ठीक। और ये कर्ड बनता कैसे है, ये कर्ड बनता है मिल्क से, ठीक है। मिल्क में जब आप थोड़े से कर्ड को ऐड करते हैं एज ए इनोकुलम के रूप में, जिसको आप नॉर्मल देसी लैंग्वेज में जोरन बोलते हैं ना,
तो थोड़ा सा उसमें हम अपने मिल्क में एक प्रॉपरली हम मिल्क का टेम्परेचर करते हैं, एक टेम्परेचर लेते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खौलते हुए दूध में हमने थोड़ी सी दही मिला दिया या बिल्कुल फ्रीज से निकाले दूध को और उसमें दही मिला दिया, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ये मिल्क से कर्ड बनना एक रिएक्शन है, एक अभिक्रिया है, जो कि एक नियत ताप पर होती है, एक नियत टेम्परेचर पे ये प्रक्रिया कराई जाती है, ठीक है, या संपन्न होती है। आपने देखा होगा थोड़ा सा गुनगुना दूध होता है, थोड़ा सा हल्का गर्म होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का गर्म दूध होता है, और उसमें कर्ड एज ए इनोकुलम के रूप में मिल्क में डाला जाता है, और कुछ घंटों बाद आप देखते होंगे कि जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे अभिक्रिया क्या हुई, आप सबको पता होगा कि मिल्क में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो मिल्क में लैक्टोज शुगर पाया जाता है। मिल्क में लैक्टोज शुगर पाया जाता है, और ये जो लैक्टोज शुगर होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, ठीक। तो यही वहाँ पे अभिक्रिया हुई, अर्थात क्या हुआ, यहाँ पे जो लैक्टोज शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। और ये अभिक्रिया करवाता कौन है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। LAB का फुल फॉर्म क्या होगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे करवाया जाता है। क्या होता है, लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। कर्ड, बहुत लोगों को ना दूध पीना पसंद नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप ही लोग में से जो कोई बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत लोगों को दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, लेकिन वो बच्चे दही बड़े मन से खाते होंगे या दही से बनी हुई चीज़ें बहुत ही मन से खाते होंगे। तो अपने पेरेंट्स से जाके बोलना कि दूध से मतलब दूध के बराबर या दूध के मतलब हाँ दूध के बराबर ही बेनिफिशियल होता है कर्ड, या उससे थोड़ा सा ऊपर ही आप उसको मान सकते हो। कर्ड क्यों ये ज़्यादा हेल्दी है कंपैरेटिवली टू मिल्क, तो कर्ड से हमें मिलता है विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 जो होता है उसमें साइनोकोबालामिन, मतलब उसका जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालामिन है। तो अर्थात कर्ड से हमें विटामिन B12 की प्राप्ति होती है। विटामिन B12 हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो डाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल रुक जाता है। तो विटामिन B12 की हमारे बॉडी में अच्छी खासी मात्रा होनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, जिसको हम लोग निनावा भी बोलते हैं, छाले भी बोला जाता है उसको, कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो उस टाइम पे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें विटामिन B12 के ही कैप्सूल्स को देता है लेने के लिए, या कैप्सूल को प्रीफर करते हैं। तो आप लोगों में से भी किसी के मुंह में अगर छाले हो गए होंगे तो आप लोग विटामिन B12 के अगर आप लोग कैप्सूल को लोगे तो आपको खुद ही देखने को मिलेगा कि 1 या 2 दिन में वो खुद ही छाले आपके अपने आप सही हो गए हैं। तो अब समझ में आया कि ये हमारे डाइजेशन में किस तरह से इसने हेल्प किया। उसके बाद बहुत सारे स्टमक में ऐसे डिजीज होते हैं जो कि माइक्रोब्स के द्वारा ही कॉज किए जाते हैं। माइक्रोब्स जो है दैट मीन्स जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे लिए लाभदायक के साथ साथ हानिकारक भी है। बिकॉज जब आप इम्यूनिटी वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था कि बहुत सारे माइक्रोब्स के कारण बहुत सारे डिजीजेस हो रहे थे। तो स्टमक में होने वाले जो डिजीजेस होती हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पेट हमेशा स्वस्थ रहे, हमारा स्टमक हमेशा हंसता खेलता रहे, तो हमें क्या करना चाहिए, डेली बेसिस पे हमें कर्ड का दही का सेवन करना चाहिए। बिकॉज ये क्या करता है, चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। चेक मतलब होता है रोक देना, ठीक है। ये माने डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को ये रोक देता है। जो ऐसे माइक्रोब्स जो डिफरेंट टाइप के डिजीज को कॉज करते हैं उसको ये चेक मतलब ये रोक देता है। उसके बाद ये तो था हमारे ऐसे आप देखते होंगे कर्ड वगैरह, ठीक। अब दूसरा है डो फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया। आप अपने घरों में दही आप अपने घरों में दही के द्वारा इडली बनाते होंगे, डोसा बनाते होंगे, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप कुछ भी लेते हो, मतलब चावल दाल या सूजी किसी में तो आप उसमें दही मिलाते हो या आप उसमें कोई ईस्ट या बैक्टीरिया ऐड करते हो। तो उसके द्वारा क्या होता है, डो मतलब हमारा जो आटा होता है, डो मतलब क्या है, हमारा जो आटा होता है वो फूल
और वो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया किसके द्वारा जाती है? बैक्टीरिया के द्वारा ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस को संपन्न किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, हमारा डो पफ्ड अप हो जाता है। पफ्ड अप मतलब क्या होता है? वो फूल जाता है। किस वजह से फूलता है? ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किस वजह से फूलता है? तो वहाँ पे CO2 का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, CO2 गैस यहाँ पे मुक्त होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो डो होते हैं वो फूल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? डो फॉर मेकिंग ब्रेड। माइक्रोब का हम यूज करते हैं डो बनाने के लिए, और उस डो से हम क्या करते हैं? ब्रेड भी बनाया जाता है। मतलब माइक्रोब का यूज करते हुए ही हम इडली भी बनाते हैं, डोसा भी बनाते हैं और ब्रेड भी बनाते हैं। ठीक है, ब्रेड आप ये सब कुछ आप लोग इससे आप लोग चीज परिचित हो। तो जो ये ब्रेड होता है ये एक ईस्ट से बनता है, जिसको बोला जाता है बेकर्स ईस्ट, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, क्या इसका नाम है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक ईस्ट के कारण, जो एक यूनिसेलुलर ईस्ट है। ठीक है, एक यूनिसेलुलर फंगस जिसको आप बोल सकते हो है, और ये क्या करता है? ब्रेड बनाने में हेल्पफुल है। उसके बाद टोडी। टोडी मतलब होता है ताड़ी, इसको बोलते हैं हिंदी में। आप ऐसे गाजीपुर में देखते होंगे बहुत लोग ऐसे नशा करने के लिए भी ये जो टोडी होता है ना, टोडी जूस या टोडी सिरप, इसको वो लोग पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है, उनको एक नशा आता है, बहुत अच्छा लगता है। अब नशे में क्या अच्छा लगता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उनको एक अच्छा लगता है, तभी शायद वो पीते होंगे। तो इसमें क्या होता है, बोलते हैं कि जो ये टोडी होता है वो 2 कैटेगरीज की होती है। एक होता है कि उस पेड़ को पहले समझ लो कि टोडी निकलती कैसे है। तो ताड़ के ना लंबे लंबे पेड़ होते हैं, उस पेड़ के ऊपर जो लोग चढ़ते हैं पैर में जैसा रबड़ का एक बांध के वो लोग चढ़ते हैं पेड़ के ऊपर, और उनके पास एक मिट्टी का घड़ा होता है। उस मिट्टी के घड़े को क्या करते हैं, वो पेड़ के ऊपर इस तरह से पेड़ रहता है, और पेड़ के ऊपर इस तरह से ना कहीं काट के वो इस तरह से बर्तन को अपने, या मिट्टी का जो बर्तन होता है उसको वो बांध देते हैं और पेड़ को छील देते हैं। तो पेड़ से जो उसका सैप होता है वो बूंद बूंद करके आके इसमें भर जाता है। फिर 6 घंटे या 10 घंटे बाद फिर से पेड़ पे चढ़ते हैं और अपने इस घड़े को वहाँ से उतार लेते हैं। तो ये जो सैप है, मतलब ये जो पदार्थ है, ठीक है, ये उतना हार्मफुल नहीं होता, इसको पीने से कुछ नशा नहीं होता, लेकिन इसी को वो क्या करते हैं, इसी को वो 2-3 घंटे या 6 घंटे के लिए रख देते हैं। वातावरण में बैक्टीरिया मौजूद है, तो बैक्टीरिया अर्थात जो माइक्रोब्स होते हैं वो टोडी पर अटैक करते हैं और उसको फर्मेंट करते हैं। तो फर्मेंटेशन के बाद वो थोड़ा सा अजीब सा है, उसको पीने से नशा होने लगता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बो शूट्स। कुछ मतलब ये जो लिखा है ना मैंने, मतलब फिशों को यहाँ पे क्या किया जाता है, मछलियों को यहाँ पे फर्मेंट किया जाता है, सोयाबीन को भी यहाँ पे फर्मेंट किया जाता है, और बैम्बो शूट जो बांस होती है, जो पतली पत्ती, उसको भी यहाँ पे बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन का काम यहाँ पे किया जाता है, और इससे अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं। मैंने कभी नहीं खाया है, लेकिन इसी को सी फूड का नाम दिया जाता है, बिकॉज वो फिशेज जो होती हैं, मतलब ये आपके जलीय मतलब समुद्री मछलियाँ होती हैं। सोयाबीन जो होता है, आपने सुना होगा जापानीज फूड है टोफू। तो सोयाबीन आप सभी को पता है, सोयाबीन एक तरह की दाल है, और इसी का जब माइक्रोबियल रिएक्शन जब करवाया जाता है तो एक फूड बनता है टोफू, जिसको बोलते हैं जापान में बहुत ज़्यादा ये फेमस फूड है, तो उसको वो लोग खाते हैं। देन चीज़ का जो प्रोडक्शन है एज ए माइक्रोब के द्वारा, ये काफ़ी पुराना है, ठीक है, बहुत टाइम से चीज़ का फॉर्मेशन किया जाता है। आप लोगों ने भी जब कभी पिज़्ज़ा वगैरह खाया होगा तो उसमें डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स के चीज़ यूज़ होते हैं, जैसे मोज़रेला चीज़ होता है और पता नहीं क्या क्या चीज़ होते हैं। मुझे चीज़ के बारे में, क्योंकि मैंने कभी चीज़ उतना खाया नहीं है, हाँ पिज़्ज़ा 1-2 बार खाया है तो उसमें मुझे उसका टेस्ट पता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मतलब मेरे टेस्ट के अनुसार बात करूँ, मुझे पिज़्ज़ा बिल्कुल भी नहीं पसंद आया है। ठीक है, तो ये जो चीज़ पिज़्ज़ा में ही नॉर्मली मैंने देखा है गाजीपुर वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो ये इसमें NCERT में 2 चीज़ का नाम लिखा हुआ है, पहला है स्विस चीज़,
दूसरा है रॉक्यूफोर्ट चीज़। जो स्विस चीज़ होती है उसमें बहुत बड़े बड़े होल्स पाए जाते हैं। वो होल्स जो होते हैं वो, और हाँ, चीज़ में डिफरेंट टाइप के फ्लेवर लाने के लिए, डिफरेंट टाइप के टेस्ट लाने के लिए डिफरेंट बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। तो उसमें से एक बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मेनाई, ठीक है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मेनाई, जिसके इस माइक्रोब के यूज़ के द्वारा, ये एक बैक्टीरिया है, इसके नाम में ही बैक्टीरियम आ रहा है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मेनाई, और इसके द्वारा क्या किया जाता है, स्विस चीज़ का फॉर्मेशन किया जाता है। और वो स्विस चीज़ को आप कैसे पहचानोगे, ये जो चीज़ होती है ना उसमें बहुत बड़े बड़े होल्स पाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा है रॉक्यूफोर्ट चीज़। रॉक्यूफोर्ट चीज़ जो होता है वो पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी का यूज़ करके, जो कि एक फंगस है, ठीक है, पेनिसिलियम एक फंजाई है, तो उसका यूज़ करके रॉक्यूफोर्ट चीज़ को बनाया जाता है। कभी खरीद के खा के देखें, पता नहीं कैसा लगता है, मुझे नहीं पता उसका टेस्ट कैसा होता है। एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ था तो मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए लिखा, बिकॉज एग्ज़ाम के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी की हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को हम मिस नहीं कर सकते, हम इसको मतलब हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, चलो ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो नहीं पूछा जाएगा, नहीं। अगर आप सच में अपने लाइफ के प्रति सिंसियर हो, आपको लाइफ का में कुछ एम है, तो प्लीज़ एनसीईआरटी की आप एक भी लाइन को मत छोड़ना कभी भी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में हर एक लाइन एनसीईआरटी की आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आज हमने पढ़ा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। दैट मीन्स क्या है कि अपने घरों में हम माइक्रोब का किस तरह से यूज़ करते हैं। पहला मैंने आपको बताया कर्ड फॉर्मेशन के लिए। कर्ड फॉर्मेशन के लिए हम लैक्टो एसिड बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, जिसमें होता क्या है, जो लैक्टोज शुगर होती है जो मिल्क में पाई जाती है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। कर्ड काफ़ी अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि इससे हमें विटामिन B12 की प्राप्ति होती है और बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को इसके द्वारा चेक भी कर दिया जाता है, दैट मीन्स रोग भी दिया जाता है। उसके बाद माइक्रोब्स का हम यूज़ करते हैं डो बनाने के लिए। किसके लिए डो बनता है, इडली, डोसा, जो भी आप खाते हो वो बिना माइक्रोब के बन ही नहीं पाएगा। उसके बाद माइक्रोब के ही यूज़ के द्वारा हम ब्रेड का भी हम निर्माण करते हैं, और उस ब्रेड के निर्माण के लिए मोस्टली ईस्ट का यूज़ किया जाता है, और वो ईस्ट कौन सा होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक ईस्ट का वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया कि माइक्रोब के यूज़ से ही एक टोडी बनती है, जो कि एक तरह से एक ताड़ का एक पेड़ होता है, उस पेड़ को छील के वहाँ से उसका जो सैप, मतलब उसका जो रस होता है पेड़ का, उसको वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको फर्मेंट करवाया जाता है, और फर्मेंटेशन करवाने के बाद लोगों को पीने के लिए दिया जाता है। तो जो लोग भी थोड़े से गरीब होते हैं ना, तो वो जो लोग भी एज ए अल्कोहल वगैरह होता है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग इस पर डिपेंड रहते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे भोजन हैं जो कि माइक्रोब्स के द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब फिशेस को फर्मेंट किया जाता है, फिर बैम्बू शूट्स को फर्मेंट किया जाता है, सोयाबीन में फर्मेंटेशन का प्रोसेस माइक्रोब्स के द्वारा करवाया जाता है और भोजन का निर्माण किया जाता है। क्या टेस्ट होता होगा, कभी फॉरेन वगैरह जाना तो वहाँ पे खा के देखना, ठीक। उसके बाद चीज़ का फॉर्मेशन जो होता है ये बहुत पहले से किया जा रहा है, और आपके बुक में दो तरह की चीज़ का नाम दिया हुआ है, पहला स्विस चीज़ और दूसरा रॉक्यूफोर्ट चीज़। स्विस चीज़ जो होती है वो प्रोपियोनिबैक्टीरिया का यूज़ करते हुए, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मेनाई का यूज़ करते हुए उसको निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। इस चीज़ की पहचान क्या है कि उसमें काफ़ी बड़े बड़े होल्स होते हैं, और होल्स होते हैं, टेक्सचर अच्छा होता है, फ्लेवर अच्छा होता है, और मतलब कुछ अच्छा होता होगा, बहुत सारी चीज़ें, तभी ये काफ़ी फेमस है। और फिर है रॉक्यूफोर्ट चीज़। रॉक्यूफोर्ट चीज़ पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी का यूज़ करके इसको निर्माण किया जाता है, रॉक्यूफोर्ट चीज़ का। तो मार्केट में पता नहीं गाजीपुर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन कभी भी अगर आपको नाम याद रहे स्विस चीज़ और रॉक्यूफोर्ट चीज़ का, ज़रूर एक बार थोड़ा सा खरीद के टेस्ट करके देखना कि एनसीईआरटी में इन्हीं दोनों का नाम क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे अगर मिलता है मार्केट में तो मैं भी ज़रूर इसको खरीदना चाहूँगी और देखना चाहूँगी कि इसमें क्या खासियत है। तो उम्मीद है कि आज का पूरा लेक्चर वीडियो आपको समझ में आया होगा। क्लियर है तो बोलना यस। और ये चैप्टर इस वीक में आपका
कंप्लीट ज़रूर होगा। और मैं कोशिश करूँगी कि सैटरडे तक मैं वीडियो बना के इसमें डालती रहूँ। देखो वीडियो बना के मैं डालती, कभी कभी क्या होता है कि यूट्यूब में अपलोड ही नहीं होता है, ठीक है, या अपलोड हो भी जाता है तो बीच से कभी कभी कट जाता है, क्योंकि नेटवर्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। मैं जो काम मैं कर रही हूँ वो चाहती हूँ कि उस काम को मैं बहुत ही अच्छे तरह से करूँ, ठीक है। आपके भी लाइफ में यही एम होना चाहिए। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, केवल मेरे वीडियो को देखो, अपने नोट्स को पढ़ते रहो, प्रिपेयर करते रहो। उस टाइम पे घर के काम, या ऐसा नहीं हो कि साथ साथ मेरा मोबाइल भी आप लोग चला रहे हो और टीवी भी देख रहे हो, तो ऐसी पढ़ाई का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और एक बात और मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। अपसेट इसलिए वो सिंगिंग कंपटीशन था और पार्टिसिपेट कितने बच्चों ने किया, बायो ग्रुप से केवल एक ने। वो क्या बोलते हैं ना कि एक मैंने एक तरह से लाज बचाना जिसको बोलते हैं, तो भाई मेरी लाज बचे, कम से कम एक बच्ची ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन अब अगर फर्दर 3 तारीख को फिर से, 3 तारीख को नहीं, अभी 31 को भी एक कॉम्पिटिशन है, उसमें भी अगर ऐसा होता है तो ये मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगी। और ये बेटा एज ए क्लास टीचर की एज ए रिस्पेक्ट की बात होती है कि आपके क्लास के बच्चे कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, दैट मीन्स क्लास टीचर कैसी है। तो इस तरह से पार्टिसिपेट करके आप यही दिखा रहे हो कि आप सभी को मेरे प्रति कितना रिस्पेक्ट है, कैसा रिस्पेक्ट है। तो मुझे तो लगता था, अब मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ कि आप लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हो, आप लोग मुझे प्यार करते हो, ऐसा मुझे लगता था, ठीक है। तो क्योंकि कल जैसा मैंने आपका परफॉर्मेंस देखा, केवल खुशबू ने पार्टिसिपेट किया, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। क्योंकि बेटा हम लोग को भी मतलब सुनना पड़ता है, बातें होती रहती हैं, तो ऐसा मत करो, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, मुझको बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम होने लगेगा। मैं एज ए बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। और प्लीज़ इसके बाद जो कंपटीशन है उसमें आप लोग अच्छे से, फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, पार्टिसिपेट करना, ठीक है। अपने अपने घर में हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो। और एक बात और आपसे बोलनी थी कि मंथ बीतता जा रहा है, आप लोग अपनी फ़ीस लाके सबमिट करो, नहीं तो मैं आपका नाम रजिस्टर में सितंबर में नेक्स्ट मंथ में नहीं चढ़ा पाऊँगी। 31 अगस्त से पहले आप अपनी जुलाई और अगस्त की फ़ीस लाके सबमिट करें। जिन बच्चों की फ़ीस बहुत ज़्यादा बाकी है, मतलब अप्रैल से ऐसे 2 बच्चे हैं जिनकी फ़ीस नहीं जमा है, अंजलि यादव और एक है जोया, तो वो भी अपनी फ़ीस लाके सबमिट करें 31 तक। और जिनकी फ़ीस जुलाई अगस्त की नहीं जमा है वो भी अपनी फ़ीस को 31 अगस्त से पहले लाके जमा कर दें, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू।